नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि बिल्डिंग परमिशन का जो बिज़नेस है जिससे हम लाखों कमा सकते हैं, जी हाँ, ये पॉसिबल है। लेकिन बिल्डिंग परमिशन का बिज़नेस बेसिकली है क्या, इसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे दूं। देखिए, कोई भी अगर स्ट्रक्चर हो उसमें, फिर चाहे वो छोटा सा घर हो या फिर कोई बड़ी स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, उस केस में उस नगर पालिका या फिर महानगर पालिका की परमिशन ज़रूरी होती है उस स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो ये जो कंस्ट्रक्शन की जो प्रोसीजर होती है, उससे पहले जो आपको परमिशन निकालनी होती है, तो परमिशन के लिए एक नक्शा तैयार किया जाता है जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में सबमिशन ड्राइंग कहते हैं। तो ये सबमिशन ड्राइंग और कुछ डॉक्यूमेंट जो होते हैं रिलेटेड दैट प्रॉपर्टी, एक एज अ सिविल इंजीनियर आपको सबमिट करने होते हैं। तो उसके बाद जो परमिशन होती है उस कंस्ट्रक्शन के लिए उस ओनर को मिल जाती है। तो ये बेसिकली एक शॉर्टकट में रहा कि बिल्डिंग परमिशन का बिज़नेस किस तरह से वर्क करता है। अब इसमें जो सबमिशन ड्राइंग है, अगर आप चाहते हो कि वो ड्राइंग किस तरह से ड्रॉ की जाती है या आपको सीखना है विद ऑल डॉक्यूमेंट डिटेल्स, तो कोर्स जो है बेसिकली वो आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से ये सब चीज़ें सीख सकते हो। लेकिन बात ये है कि ठीक है, मैंने बता दिया कि बिल्डिंग परमिशन का बिज़नेस अगर आप करोगे तो लाखों में कमा सकते हो, लेकिन ये कब पॉसिबल है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में जो भी मैं बातें बताऊँगा, मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको डिमोटिवेट करूं, बल्कि मेरा इंटेंशन ये है कि जिस करियर को आप अपनाना चाहते हो तो उसमें आपको कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना होगा और मार्केट की रियलिटी क्या है। तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिर तक देखिए और फिर शांत दिमाग से निर्णय लीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो सबसे पहली जो बात है जो आपको ध्यान रखनी है बिल्डिंग परमिशन का, अगर आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो जो भी आपकी नगर पालिका है या फिर महानगर पालिका है जहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो और बिज़नेस करना चाहते हो, तो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के बाद या फिर लाइसेंस जो है वो मिलने के बाद आप ये बिज़नेस नहीं कर सकते। उसके लिए एक और चीज़ ज़रूरी होती है और वो होता है नॉलेज। अब इसमें आपका जो बिल्डिंग प्लानिंग के रिलेटेड, देन सबमिशन ड्राइंग जो है उसके रिलेटेड जो नॉलेज है वो तो ठीक है, वो तो आप मान लीजिए बुक पढ़ के या फिर जो कोर्स मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है वहाँ से आप वो चीज़ें सीख लोगे। लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर आपको सीखनी होगी और जिसे कहा जाता है बिल्डिंग बायलॉज। अब बिल्डिंग बायलॉज का मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं अभी एग्जांपल दे रहा हूँ सिर्फ कि मैं पुणे महानगर पालिका में काम करना चाहता हूँ। तो पुणे महानगर पालिका में कुछ रूल है, उस महानगर पालिका के अंडर जितने भी प्लॉट आएंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन आएंगे, वहाँ पर कुछ मार्जिन छोड़नी होती है। मान लीजिए कि पूरा का पूरा 100% हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो ये जो रूल्स है इसके बारे में आपको कब पता चलेगा, जब आप पुणे महानगर पालिका के जो बिल्डिंग बायलॉज है उसे पढ़ेंगे। अब देखिए, ये हर स्टेट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन मैंने ज़्यादातर कोशिश की है कि जितने भी बिल्डिंग बायलॉज है आपको हमारे ब्लॉग पर मिल जाए, वो आपको फ्रीली आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन चैलेंज यहाँ पर ये है कि सिर्फ डाउनलोड करने से और एक बार पढ़ने से ये चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। मैंने स्क्रीन पर लिखा है डार्क साइड ऑफ बिल्डिंग परमिशन। ऐसा क्यों लिखा है? देखिए क्या होता है, हमें लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। उसके बाद हम ये इमेजिन करते हैं कि एज ए बिगिनर कि हम अभी लाखों कमाएंगे बिल्डिंग परमिशन से। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब तक आप बिल्डिंग बायलॉज को अच्छी तरीके से समझ नहीं लेंगे, उसका डीप नॉलेज नहीं होगा, तब तक आपको बिल्डिंग परमिशन में बहुत ज़्यादा तकलीफें होंगी। बिकॉज आपको रूल ही पता नहीं है, तो जो आपकी ड्राइंग होंगी, वो ड्राइंग जो आप प्रिपेयर करोगे, सबमिट करोगे, उसमें बहुत सारी गलतियाँ होंगी। और अगर गलतियाँ हो रही है तो उस केस में जो आप क्लाइंट को सर्विस देना चाहते हो, जो परमिशन निकाल के देना चाहते हो, तो उसमें भी आपको टाइम यहाँ पर ज़्यादा लगेगा। तो इससे क्या होगा कि जो आपकी सर्विस रेटिंग है वो क्लाइंट की नज़रों में कम हो जाएंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको अच्छा बिजनेस स्टार्ट करना है, मतलब इसमें अगर टिके रहना है, तो उस केस में एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि बिल्डिंग बायलॉज आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और साथ ही साथ इसका रीज़न एक और है, जब भी आप बिल्डिंग बायलॉज पढ़ोगे तो उसके बाद में भी हो सकता है कि आप जब सबमिशन ड्राइंग जो है सबमिट कर देंगे केस नगर पालिका या फिर महानगर पालिका में, तो वहाँ पर जो ऑफिसर होंगे वो आपके ड्राइंग में कुछ करेक्शन निकालेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि जो करेक्शन निकाला गया है ये सच में सही है या गलत। अगर ये करेक्शन सही है तो आप करके देंगे, लेकिन अगर जानबूझकर आपके काम में करेक्शन निकाला जा रहा है तो ये आप तभी उस इशू के अगेंस्ट लड़ सकते हैं जब आपको उस लॉ के बारे में या फिर रूल्स के बारे में पता हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपको सिर्फ क्लाइंट की ड्राइंग जो है वो प्रिपेयर करने के लिए रूल्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो ऑफिसर हैं उनके साथ भी आपको बातचीत करनी है। तब तो उस केस में भी आपको जो बिल्डिंग बायलॉज के रूल है वो पता होनी चाहिए। तो ये सबसे पहले यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। अभी से मैं डार्क साइड इसलिए कह रहा हूँ, देखिए अगर आपको रूल पता नहीं है या फिर आपने ऊपर ऊपर ही पढ़ लिया है तो आपको ये करियर में चीज़ बहुत ज़्यादा इशू फेस करने पड़ेंगे। इसलिए ये आपके लिए डार्क साइड ऑफ बिल्डिंग परमिशन बन सकती है।
अब एक और दिक्कत है जिसे मैं खुद फेस कर रहा हूँ आज के डेट में, वो मैं आपको बता दूँ। देखिए दोस्तों, अगर आप ऑफलाइन आपके नगर पालिका महानगर पालिका में ऑफलाइन सबमिशन है, मतलब आपकी जो परमिशन है वो आपको आराम से ऑफलाइन मिल जाएगी। तो उस केस में आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन आप सर्विस किस तरह से दे सकते हो कि जो सबमिशन ड्राइंग है उसे आप प्रिपेयर करोगे ऑटोकैड पर, देन उसकी प्रिंट आउट आपके क्लाइंट को आप दोगे, उस पर आप स्टैंप और सिग्नेचर दोगे, साथ में जो डॉक्यूमेंट्स है वो एक फाइल में अटैच करके आप आपके क्लाइंट को फाइल दे सकते हो और उन्हें कह सकते हो कि ये फाइल आप खुद सबमिट कर दीजिए नगर पालिका या फिर महानगर पालिका में, आपको आपका पेमेंट मिल जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन यहाँ पर तकलीफ ये है कि अगर आप खुद उस केस में इन्वॉल्व नहीं होंगे, बस यही तक काम करेंगे, तो आपकी पहचान नहीं बढ़ेंगी और क्लाइंट भी आपको कोई रेफ़र नहीं करेंगे कि इन्होंने मेरा काम किया, बिकॉज आप सिर्फ वहाँ पर ड्राइंग प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो ये एक इशू रहा। तो इसके कारण क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि ड्राइंग तो बनाते ही है, साथ ही साथ जो केस है वो खुद सबमिट करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो नगर पालिका महानगर पालिका है उनसे ये जो केस है या फिर जो कंस्ट्रक्शन जो नक्शा हमने बनाया है वो पास किया जाए, परमिशन ओनर को दे सके या फिर क्लाइंट को दे सके। तो अगर ये चीज़ ऑफलाइन है तो आपको क्या क्या काम करने हैं, सिर्फ आपको सबमिशन ड्राइंग बनानी है, देन फाइल प्रिपेयर करनी है और उसके बाद सबमिट करने के बाद बेसिकली कहूँगा कि ऑफिसर से मिलके फॉलोअप लेना है लीगली। इसमें कोई भी करप्शन नहीं हो रहा, सिर्फ लीगली हम उनसे मिल रहे हैं कि हमारी केस हमने सबमिट कर दी है, इस पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव निर्णय लिया जाए। तो ये एक मैं कहूँगा एक प्रॉपर फ्लो में काम होता है ऑफलाइन केस में। ठीक है, लेकिन जब बात आती है आपके अगर ऑनलाइन हो, जैसे कि मैं महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र में ऑनलाइन बिल्डिंग परमिशन, अब यहाँ पर आपका जो काम है वो थोड़ा और बढ़ जाता है। वो किस तरह से, वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहले आपको ड्राइंग तो प्रिपेयर करनी है, जो कि हम ऑफलाइन में भी करते थे। उसके बाद आपको एक और काम होता है, वो ये कि ये जो ड्राइंग आपने प्रिपेयर की है इसके आप प्रिंट आउट निकाल के सीधा नगर पालिका या फिर महानगर पालिका में सबमिट नहीं कर सकते। आपको कोई ना कोई एक प्लगइन या फिर सॉफ्टवेयर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पर इंस्टॉल करना है, उससे जो आपने ड्राइंग वहाँ पर प्रिपेयर की है उसे ट्रेस करना होगा, या फिर मैं सिंपली कहूँगा कि उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको जो नगर पालिका महानगर पालिका की वेबसाइट है ऑफिशियल, वहाँ पर अपलोड करना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे महाराष्ट्र में इस काम के लिए BPMS पोर्टल है या फिर BPMS की वेबसाइट है, और वहाँ पर जो प्लगइन यूज़ हो रहा है या फिर सॉफ्टवेयर है वो है TP क्लाइंट, BPMS TP क्लाइंट। अब दिक्कत ये है कि अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर डिग्री कंप्लीट की है तो उस केस में आपको सबमिशन ड्राइंग सिखाया गया है। ठीक है, उस केस में आपको इवन डॉक्यूमेंटेशन जो है वो भी आप समझ सकते हो। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ स्टेट में ये ऑटो DCR हो सकता है, कहीं पर ये BPMS TP क्लाइंट हो सकता है, कहीं पर कुछ और सॉफ्टवेयर हो सकता है। दिक्कत ये है कि ये सॉफ्टवेयर अभी अभी लॉन्च हुए हैं। अगर मैं मेरी बात करूँ, हमारे यहाँ मतलब मैं जहाँ पर काम करता हूँ, ये 2017 में हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आप सोच सकते हो कि अगर कोई अभी अभी पास आउट हुआ है या फिर मतलब पहले भी अगर कोई पास आउट होगा, तो ये नया सॉफ्टवेयर है, इसमें कई दिक्कतें आएंगी, तो आपको कोई पढ़ाने वाला चाहिए। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि जो एक रियलिटी है मार्केट में, अगर आप जाएंगे तो सिविल इंजीनियरिंग के जितने भी सॉफ्टवेयर है, ऑटोकैड, रेविड, 3ds मैक्स, देन कोई भी अगर आप सॉफ्टवेयर यहाँ पर अगर पिकअप करते हैं तो उसके बाद आपको हर चीज़ के लिए पेड या फिर फ्री में वीडियो मिल जाएंगे या फिर आपको कोई ना कोई सिखाने वाला इंस्टीट्यूट मिल जाएगा। लेकिन मैं अगर बात करूँ ऑटो DCR की या फिर BPMS की, तो इवन आफ्टर पेड आपको कोई भी प्रॉपरली सिखाने वाला नहीं है। सबसे पहली दिक्कत तो ये है कि जो मैं खुद फेस कर रहा हूँ कि इवन महाराष्ट्र में कोई भी प्रॉपरली पेड भी यहाँ पर आपको पढ़ाने के लिए रेडी नहीं है। ठीक है, तो ये इशू में भी आपको फेस करना पड़ सकता है तो ऑनलाइन में। अब ठीक है, मैंने इशू तो बता दिया, लेकिन इस पर सोल्यूशन क्या है। देखिए, हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो मैं सबसे पहले आपके साथ शेयर कर दूँ। सबसे पहला जो सोल्यूशन है वो ये है कि आप कोशिश कीजिए कि उस सॉफ्टवेयर को सीखें, उस प्लगइन को सीखें। उसमें आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, उस टाइम के दरमियान हो सकता है कि आपको काम कम मिले। ये सबसे पहला रास्ता है जो कि मुश्किल है। अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं कि हमारा काम भी चलता रहे, हमें अर्निंग भी होती रहे और ये इशू ना बने, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि जिस व्यक्ति को इस सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज है उन्हें आप आपके टीम में ले सकते हैं, और जो भी ड्राइंग की और जो भी पेमेंट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा, उनके साथ आपको शेयर करना पड़ सकता है। ये मोस्ट ऑफ द, अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द इंजीनियर आर्किटेक्ट इसी तरह से BPMS के वर्क जो है या फिर TP क्लाइंट ट्रेसिंग की जो वर्क है वो कर रहे हैं। मतलब ड्राइंग खुद बनाएंगे लेकिन जो ट्रेसिंग अपलोडिंग का काम है वो किसी और को दिया जा रहा है। तो ये एक रास्ता है, लेकिन ये दिक्कत भी है, ये आपको समझना होगा। अब मज़े की बात देखिए क्या है इस करियर की। इसमें ठीक है लाखों में आप कमा सकते हो, लेकिन एक जो सबसे बड़ी दिक्कत आपको जाएंगी, इवन मैं कहूँगा कि चलो ठीक है आपने नॉलेज भी हासिल कर लिया, आपने यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर है वो भी इशू आपने क्रॉस कर दिया,
लेकिन अब आपके सामने जो दिक्कत आएंगी वो सबसे बड़ी है। देखिए, अगर आप प्लानिंग देते हैं या फिर आरसीसी देते हैं या फिर 3D ड्राइंग अगर किसी क्लाइंट को अगर वहाँ पर अगर दे रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति आपको पूछता है कि सर क्या मेरा काम हो गया। अगर आप प्लानिंग दे रहे हो, 3D वर्क दे रहे हो, तो आप क्या कहोगे कि हाँ ठीक है 2 दिन में हो जाएगा, 3 दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जो काम है, जो 3D की ड्राइंग है या फिर आरसीसी है या फिर सिंपल प्लानिंग भी है, या आप खुद वहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हो, कोई भी दूसरा या फिर तीसरा व्यक्ति आपके काम में इन्वॉल्व नहीं है, आप किसी पर भी डिपेंड नहीं हो। लेकिन जब बात आती है ना बिल्डिंग परमिशन की, तो आपके जो काम है वो कई लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सिर्फ ऑफलाइन की बात करूँ तो यहाँ पर आप सबसे पहले अगर किसी पर डिपेंड होते हैं तो वो होते हैं आपकी अथॉरिटी, मतलब नगर पालिका और महानगर पालिका के अधिकारी। क्योंकि अगर आपने केस सबमिट कर दी तो उसके बाद उसमें क्या करेक्शन आएंगे, ये सिर्फ देखने के लिए भी, मैं हर नगर पालिका या फिर महानगर पालिका की बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ देखने के लिए भी एज अ सिविल इंजीनियर आपको उन लोगों से मिलना होगा कि सर मेरी केस सबमिट हो चुकी है, कम से कम आप देख तो लीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना इग्नोरेंस यहाँ पर आ रहा है। ये हर जगह पर नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पर ऐसा होता है। मतलब आप किस व्यक्ति पर डिपेंड हो गए, उस अधिकारी पर। अब आप आपके ओनर को नहीं बता सकते कि कितना टाइम लगेगा, बिकॉज अब ये डिपेंड करता है कि वो अथॉरिटी किस तरह से काम कर रही है, उस अथॉरिटी के साथ आपका रिलेशन कैसा है। तो ये चीज़ जो है बहुत ही अनसर्टन हो जाती है उस केस में कि आप आपके क्लाइंट को बता ही नहीं सकते कि ये काम 7 दिन में होगा या फिर 1 महीने में या फिर 2 महीने में। आप सिंपली इतना ही कह सकते हैं कि सर ये सरकारी काम है, इसमें टाइम लगेगा। अब दूसरी बात ये तो रहा ऑफलाइन के लिए। ऑनलाइन में ये चीज़ और भी मुश्किल हो जाती है, वो मैं आपको बता दूं किस तरह। चलो, अधिकारियों के साथ तो आपको डील करना ही है, डील में करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उनसे जो बात है वो करनी होगी कि हमारे केस आ चुके हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन की बात करें, ऑनलाइन आपके यहाँ अगर अभी अभी सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ है तो उसमें कई दिक्कतें आएंगी। जो केस आप ऑफलाइन में 1 दिन में सबमिट कर सकते थे ऑफिस जाकर, अब आपको वो केस सबमिट करने में ही 7 से 8 दिन लग सकते हैं, अगर आपके यहाँ प्रॉपरली उस सॉफ्टवेयर के लिए सपोर्ट नहीं है तो। मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे यहाँ अगर ओनर को जो OTP आता है वो OTP कुछ दिन नहीं आ रहा था, तो सब कुछ रेडी था, सब कुछ केस रेडी थी, लेकिन 7 दिन तक हमारी केस अपलोड ही नहीं हुई। तो ये जो इशू है, अब इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं, ना अथॉरिटी कुछ कर सकती है और ना ही ओनर कुछ कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि आप सॉफ्टवेयर पर या फिर जो भी ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर डिपेंड हो गए, अधिकारियों पर तो डिपेंड ही है। तो ये एक चीज़ जो है, जो आपके सर्विस पर जो रेटिंग होती है सर्विस का, मतलब अगर हमारा बिजनेस मोस्ट ऑफ द केसेस में माउथ पब्लिसिटी पर डिपेंड करता है। अब एज अ ओनर या फिर क्लाइंट ये चीज़ें वो नहीं समझते, उन्हें ये टेक्निकल पता नहीं है कि वेबसाइट शुरू है या नहीं, या फिर अधिकारी इग्नोरेंट है या फिर नहीं, ये चीज़ वो नहीं देखते। वो क्या देखते हैं कि सर मैंने आपको पैसे दिए, आप मुझे बिल्डिंग परमिशन ला के दो। तो उस केस में क्या होता है कि हमेशा ये चीज़ होगी कि आपने अगर कोई अगर बिजनेस किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपने वो प्रोडक्ट या फिर सर्विस उनको दे दी, आपका काम खत्म, आपने पेमेंट ले लिया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि आप ये आंसर दे ही नहीं सकते कि सामने वाले व्यक्ति का काम कब खत्म होगा। इसका एक ही सोल्यूशन है कि आपको सिंपली उन्हें कन्विंस करना होगा कि सर ये काम सरकारी काम है, तो इसमें समय लग सकता है। हालांकि अगर हम बिल्डिंग बायलॉज की बात करें तो उसमें एक लिमिटेशन है कि अगर 2 महीने के ऊपर अगर आपकी बिल्डिंग परमिशन जा रही है तो उसके बाद उसमें कई आपके फेवर में, मतलब आपके ओनर के फेवर में कई डिसीजन लिए जा सकते हैं। लेकिन चीज़ ये है कि ये इशू है कि आप यहाँ पर डिपेंड हो कई और मुद्दों पर, जैसे कि अथॉरिटी और सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट पर, और उसके वजह से आप आपके क्लाइंट को प्रॉपरली सर्विस का जो टाइम है वो नहीं बता सकते। अब देखिए, मैंने ये तो आपको बता दिया कि इस बिल्डिंग परमिशन के बिजनेस में आपको टाइम लगेगा, जो आप सर्विस दे रहे हो हम एक मैक्सिमम 2 महीने तो भी यहाँ पर हम कंसिडर करते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको समझनी है कि चलो ठीक है, आपको ड्राइंग यहाँ पर प्रिपेयर करनी है, देन उसे अपलोड करना है, देन फॉलोअप लेना है, मतलब जो अधिकारी है उनसे मिलना है, और ये सब चीज़ें करके आपको 2 महीने के अंदर, एक मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ कि मैक्सिमम 2 महीने तक आपकी सर्विस चलेगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो ओनर है, आपको अगर हम एफर्ट्स और प्रॉफिट की या फिर इवन सिंपली अर्निंग की भी अगर रेशियो अगर यहाँ पर काउंट करते हैं, तो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आपकी जो अर्निंग है आपके एफर्ट के कंपेयर में कम होंगी। इवन आप अगर एक्सपीरियंस होल्डर भी बन जाओगे, 50 साल तक आप यही काम करोगे, लेकिन फिर भी ये दिक्कत है। उसका रीज़न मैं आपको बता दूँ क्या है। ठीक है, ये जो काम है ये आसान नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर एक व्यक्ति अभी ऑफिस सेटअप करके बिल्डिंग परमिशन देख सकता है, बिकॉज इसमें नॉलेज की ज़रूरत होती है। ठीक है, साथ ही साथ आपकी पहचान भी ज़रूरी होती है अथॉरिटी के साथ। तो ये सब चीज़ें करने के लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस और एक नॉलेजेबल पर्सन ही ये चीज़ कर सकता है। लेकिन दिक्कत ये है कि इवन आफ्टर दैट रजिस्ट्रेशन जो है, लाइसेंस जो है वो हर इंजीनियर को मिल सकता है। ठीक है, ये एक चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम है वो ये है, और ये पॉजिटिव भी चीज़ है इस करियर की, वो ये कि देखिए
अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपने घर का अगर कंस्ट्रक्शन करना चाहता है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी इंडिया में वो व्यक्ति होम लोन निकालेगा और उसके बाद ही अपने घर का कंस्ट्रक्शन करेगा। होम लोन के लिए जो बिल्डिंग परमिशन है वो मैंडेटरी है, मतलब बैंक या फिर जो भी होम लोन का डिपार्टमेंट है वो आपसे ये डॉक्यूमेंट मतलब डिमांड करेंगे ही। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि अगर कोई व्यक्ति घर का कंस्ट्रक्शन शुरू करना चाह रहा है तो सबसे पहले अगर उसकी कोई स्टेज होगी लीगली तो वो होती है बिल्डिंग परमिशन। मतलब मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति मेरे पास बिल्डिंग परमिशन के लिए आ रहा है तो अब मेरे पास अपॉर्चुनिटी है कि मैं उस क्लाइंट को या फिर उस ओनर को कन्विंस कर सकूं कि क्यों आप मुझे ही लेआउट का काम दीजिए, मुझे ही 3D वर्क का काम दीजिए, मुझे ही RCC वर्क दीजिए, या फिर मुझे ही सुपरविजन दीजिए, या फिर मुझे ही विथ मटेरियल का काम दीजिए। मतलब क्या हुआ कि बिल्डिंग परमिशन का बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो सबसे पहली जो स्टेज है उस वजह से आपके पास क्लाइंट आते हैं और क्लाइंट आने के कारण आप उन्हें कन्विंस कर सकते हो और आपका बिजनेस वहाँ से बढ़ा सकते हो। तो इस रीज़न से क्या हुआ है कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ चुकी है, ठीक है। तो ये जो बिज़नेस है इवन आफ्टर इसमें नॉलेज की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है और कनेक्शन नेटवर्क की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिलेंगी। और कंपटीशन के कारण अगर आप 2 महीने भी काम कर रहे हैं किसी केस पर, लेकिन उसके बावजूद भी आपके एफर्ट्स के हिसाब से हो सकता है कि आपको पैसे ना मिले। अब ये चीज़ मैं कहूँगा कि इसे आप प्रॉब्लम की तरह मत लीजिए, ये एक चैलेंज है, बिकॉज इसका ये आपको करना ही है। अगर मार्केट में कंपटीशन है, देखिए सोल्यूशन क्या है, अगर आप कुछ ऐसे सिटी में रहते हो, शहर में रहते हो कि वहाँ पर बहुत कम इंजीनियर है, कम आर्किटेक्ट है, तो उस केस में आपको ये इशू फेस नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन है वहाँ पर ये इशू आएगा। लेकिन फिर भी आपको इस इशू को ज़्यादा सीरियसली इसलिए नहीं लेना है बिकॉज यही एक होप है कि आपके करियर को आप आगे लेके जा सकते हो, आपको और भी काम मिल सकते हैं अदर लाइक RCC रिलेटेड, 3D रिलेटेड या फिर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन वर्क। तो इसको आपको बहुत सीरियसली नहीं लेना है। बस एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर एक क्लियर कर दूँ कि किसी केस पर अगर हम 2 महीने काम कर रहे हैं, ठीक है, ये कम ज़्यादा हो सकता है, तो उस केस में जो पेमेंट की डिमांड है ना, मैं आपको बता दूं, आपके जो भी क्लाइंट है, अब इसमें क्लाइंट कौन होंगे, एक अच्छी बात यह है कि इस केस में आपको जो ऑलमोस्ट 80 to 90% जो लोग मिलेंगे वो डायरेक्ट क्लाइंट होंगे। कोई अदर इंजीनियर या फिर अदर बिल्डर आपके पास नहीं आएंगे, बिकॉज उन्हें पता है अगर ये काम मैंने इनको दिया तो मे भी हो सकता है कि मेरे जो ओनर है वो भी ये इंजीनियर लेके जाए। तो इस कॉम्पिटिशन के डर की वजह से आपके पास जो लोग आएंगे वो 80 to 90% डायरेक्ट क्लाइंट ही होंगे, मतलब वो आपके फ़ायदे की ही बात है। लेकिन ऐसा होने के बावजूद भी, जैसे मैंने अपने अदर वीडियो में बताया था कि प्लानिंग का काम अगर आपने फ्री में कर दिया, अगर किसी ने पैसे नहीं दिए तो ज़्यादा नाराज़ होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात क्या है कि वो काम हम 2 से 7 दिन के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें अगर हमारे पेमेंट नहीं भी मिला, किसी ने अगर हमें पैसों के बारे में फंसाया भी, तो ज़्यादा रिग्रेट आप फील नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर कम से कम 2 महीना आप टाइम दे रहे हो किसी केस को, तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कम से कम 80% एडवांस क्लाइंट से तभी ले लीजिए जब ये काम आप शुरू करने वाले हैं। मैं खुद अगर मेरी बात बताऊँ तो मैं 100% पेमेंट लेता हूँ क्लाइंट का और उसके बाद ही बिल्डिंग परमिशन के लिए काम शुरू करता हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर आपको पेमेंट के लिए बहुत ही होशियार रहना होगा, क्योंकि अगर 2 महीने काम करने के बाद वो सब कुछ चीज़ें जो परमिशन है वो व्यक्ति को देने के बाद अगर उस व्यक्ति ने आपको पैसे नहीं दिए तो बहुत बुरा लगेगा। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो फीलिंग कितनी बुरी होंगी। अब एक चीज़ आपको बता दूं कि जैसे हमने कहा कि यहाँ पर हमें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है और इसमें नगर पालिका, महानगर पालिका एक अथॉरिटी इन्वॉल्व है। तो एक चीज़ आपको समझनी होगी कि आपको जो रजिस्ट्रेशन दिया है या फिर आपके पास जो लाइसेंस है वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी आप किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे या फिर किसी भी व्यक्ति को अगर आप परमिशन दे रहे हैं तो आपको केयरफुली देखना होगा कि क्या सच में ये व्यक्ति रूल्स को फॉलो कर रहा है या फिर ये रूल्स को ब्रेक कर रहा है। अगर ब्रेक कर रहा है तो इस कारण क्या मुझे तकलीफ हो सकती है, बिकॉज देखिए अगर यहाँ पर उस ओनर पर अगर नगर पालिका या फिर महानगर पालिका की तरफ से अगर कोई कंप्लेंट हो जाती है या फिर नोटिस अगर उनको मिलती है तो सेकंड नंबर जो होगा वो उनके इंजीनियर का होगा, यानी आर्किटेक्ट या फिर इंजीनियर का होगा जिस व्यक्ति ने परमिशन दी है। तो एक चीज़ आपको समझनी है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। हम अगर किसी को बिल्डिंग प्लानिंग दे देते हैं तो कोई पूछने आता नहीं कि आपने ऐसा प्लान क्यों दिया। अगर हम किसी को 3D ड्राइंग देंगे तो कोई लीगली पूछने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप RCC में गलती करते हो, बिल्डिंग परमिशन में अगर कोई गलती करते हो, तो उस केस में अगर ओनर पर अगर कोई कंप्लेंट लॉन्च होगी तो उसके साथ सेकंड नंबर आपका भी होगा। तो आपको मैं इसे आपको डराना नहीं चाहता, मैं सिंपली ये चाहता हूँ कि आप कहाँ तक गलती करनी है इसका एक पैरामीटर आपको सेट करना होगा। अगर आप इनिशियल बेसिस पर हो, बिगिनर हो, तो मैं तो कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रूल में रहने की कोशिश कीजिए।
लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ को मैंने पर्सनली फेस किया है वो चीज़ ये है। देखिए दोस्तों, हमने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, फिर चाहे वो डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो, ठीक है। उसके बाद हम जब बिल्डिंग परमिशन का लाइसेंस निकालते हैं तो हमारी एक अपेक्षा क्या होती है कि लोग हमें किस नज़र से देखें कि हम सिविल इंजीनियर हैं या फिर एटलीस्ट हम ये बिल्डिंग परमिशन का काम कर रहे हैं। तो एक काइंड ऑफ हम कहेंगे कि एक रिस्पेक्टफुल इमेज हम अपने खुद की नज़रों में बना लेते हैं। लेकिन जब हम परमिशन यहाँ पर सबमिट करते हैं और उसके बाद उस परमिशन का अगर आपको फॉलोअप लेना है, मतलब वो परमिशन अगर नगर पालिका महानगर पालिका से पास करवानी है, मैं यहाँ पर करप्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टाइम की बात कर रहा हूँ। क्योंकि अगर आप नगर पालिका महानगर पालिका में नहीं जाएंगे एज अ सिविल इंजीनियर, आप या फिर आपके ओनर, तो आपकी केस 2 महीने तो क्या हो सकता है कि 3 से 4 महीने 5-6 महीने भी पूरी ना हो, ठीक है। ये रियलिटी है, ठीक है, इसमें कोई मतलब मुझे क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो दिक्कत यहाँ पर ये है कि अगर आपने केस ली है, मान लीजिए अगर मैंने अपने क्लाइंट से 100% पेमेंट ले लिया है, तो उसके बाद अब मुझे महानगर पालिका जाना है या फिर नगर पालिका जाना है। तो दिक्कत यहाँ पर यह है कि 1-2 बार अगर आप जा रहे हो और अगर आपका काम हो रहा है इस तरह से, अगर आपकी सपोर्टिव नगर पालिका महानगर पालिका है तो कोई यहाँ पर इशू नहीं है। लेकिन अगर सपोर्टिव नहीं है तो क्या चीज़ होंगी आपके साथ, पर्सनली मैं आपको वो चीज़ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ कि क्या होता है। हम सिंपली ये बताने के लिए ऑफिस में जाते हैं कि सर हमारी केस सबमिट हो चुकी है, आप एक बार डॉक्यूमेंट और ड्राइंग चेक कर लीजिए ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। तो उस केस में आपको इतनी बात बताने के लिए उस ऑफिसर के कैबिन के बाहर 15 मिनट से लेकर मे भी हो सकता है 1 घंटे तक बैठना पड़े। अब देखिए ये चीज़ आप एक बार करेंगे तो ठीक है। अब इसमें 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका ऑफिस सेटअप है, जिस तरह से मेरा ऑफिस सेटअप है आप पीछे देख सकते हो, तो क्या होगा कि आप किसी और काम को टाइम ही नहीं दे सकते क्योंकि आप एक ही काम पर उस नगर पालिका या फिर महानगर पालिका में बैठे हुए हो। ये एक प्रॉब्लम। दूसरी बात ये कि अगर ये चीज़ हर बार होती है, ठीक है, और आप किसी जगह किसी ऑफिस में अगर बार बार दिखोगे जहाँ पर आप कोई सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद ना आपकी इमेज जो होती है वो आपकी नज़रों में भी डाउन होने लगती है। आप जो समझ रहे हैं ना सिविल इंजीनियर, ये सिविल इंजीनियर कम और एजेंट ज़्यादा लगने लगते हो, या फिर मैं कहूँगा कि जो आपने जिस चीज़ के लिए पढ़ाई की है वो छोड़कर आप कुछ और कर रहे हो, ये फीलिंग आपके मन में आएंगी। ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति के मन में ये फीलिंग आएंगी, लेकिन मेरे मन में ये फीलिंग आई थी कि अगर मैं इस ऑफिसर के कैबिन के बाहर बैठा हूँ तो इससे अच्छा होता यार कि मैं खुद गवर्नमेंट एग्ज़ाम देता और उस कैबिन में अंदर मैं होता। तो ये चीज़ आपको इनिशियल बेसिस पर बहुत ज़्यादा फेस करनी होगी, बिकॉज आपका काम क्या होता है, हम स्टार्ट करते हैं, हमारी कोई पहचान नहीं होती है स्टार्टिंग में, तो ये चीज़ आपको फेस करनी होगी। अब ये इस चीज़ को मैं प्रॉब्लम कहूँ या चैलेंज, देखिए मैं कहूँगा कि इसे आपको चैलेंज ही समझना है। ये कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है कि इससे आप मतलब घबरा कर या फिर डर कर पीछे हट जाएं। देखिए ये एक फ़ेज़ होता है। मैंने जैसे मेरी भी बात बताई कि मैं भी नगर पालिका महानगर पालिका में 1-1 घंटा बैठा हूँ ऑफिसर के कैबिन के बाहर और अपनी काम जो है क्या बिल्डिंग परमिशन के वो करवाए हैं। मैं लीगली बात करूँ, ठीक है ना, इलीगली। लेकिन अगर आप ये फेज़ क्लियर नहीं करेंगे, ये मैं कहूँगा कि एक स्ट्रगल फेज़ होता है, ये आपको क्लियर करना ही है। अगर ये आप क्लियर नहीं करेंगे तो आपको बिल्डिंग परमिशन के काम तो नहीं मिलेंगे, साथ ही साथ जो अदर काम है, क्योंकि ये सबसे पहला काम होता है, उसके बाद बाकी सब काम आते हैं, तो वो भी काम आपको नहीं मिलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि ये फेज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात ये कि एक चीज़ आपको समझनी होगी कि ये जो माइंड में आपके थॉट आएंगे कि मैं अगर गवर्नमेंट ऑफिसर होता तो ये टाइम मुझ पर नहीं आता। एक चीज़ आपको समझनी होगी कि हर व्यक्ति का अलग अलग रास्ता होता है। आपने सोच समझ कर ही ये डिसीजन लिया होगा कि मुझे खुद का ऑफिस सेटअप करना है, तो उसके बाद उस चीज़ के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो व्यक्ति हम जैसे 10 से 50 लोगों को मिल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ ऐसा ही लगता होगा कि क्या यार मैं सुबह से यहीं पर बैठा हूँ, अधिकारी हूँ, वो सब ठीक है, लेकिन अधिकारी लोगों को भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ होंगे। तो आप उनकी अच्छी साइड देख रहे हो, उनकी जो मतलब उनकी जो प्रॉब्लम है वो आपको पता नहीं है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि आप उस चीज़ पर फोकस ना करें, इवन तो ये थॉट आपके मन में आएगा, क्योंकि ये रास्ता जब आप कंप्लीट कर दोगे ना, जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि आप इससे लाखों रुपए कमा सकते हो। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बिल्डिंग परमिशन से आप लाखों नहीं कमा सकते, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बिल्डिंग परमिशन में मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ऑफलाइन और ऑनलाइन की अगर बात करूँ तो सिर्फ 5,000 से लेकर 30,000 तक ऑन एन एवरेज फ़ी आपको मिलेंगी, ठीक है। अगर आपके क्लाइंट बहुत ज़्यादा है तो ही आप लाखों में कमा सकते हो, लेकिन लाखों में कमाने का ये ज़रिया इसलिए है क्योंकि अगर आपको कोई सुपरविजन का काम मिल जाए या फिर विद मटेरियल का काम मिल जाए, तो इस काम में कम से कम आप 1 से 3 लाख
प्रॉफिट कमा सकते हो। तो इसीलिए मैंने कहा कि ये बिज़नेस से आप लाखों कमा सकते हो, लेकिन डायरेक्ट सिर्फ बिल्डिंग परमिशन पर आप डिपेंड रहेंगे, ज़िंदगी भर सिर्फ बिल्डिंग परमिशन करेंगे तो दो ही चीज़ें आपके साथ होंगी, एक तो आपका इनकम अर्निंग बढ़ेंगी नहीं, और दूसरा लोगों के नज़रों में आप इंजीनियर नहीं रह सकते। क्योंकि आज के डेट में पर्सनली मैं भी यही मानता हूँ कि सिविल इंजीनियर वही व्यक्ति है कि जो ऑफिस के साथ साइट पर भी काम कर रहा है। जो सिर्फ ऑफिस में बैठा है उसे हम सिविल इंजीनियर नहीं कह सकते। प्रैक्टिकली इन द मतलब व्यू ऑफ मार्केट मैं ये चीज़ आपको बता रहा हूँ। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। थैंक यू।